नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह। ओके फ्रेंड, तो हम इसमें आज की वीडियो में देखेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने बिहार का भूगोल को पूरा कंप्लीट कर दिया है 2 पार्ट में। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि बिहार के भूगोल से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं। तो आप इसको करके जाइए ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप एक नंबर को सिक्योर कर सकें, ताकि आपका रिजल्ट में पक्का नाम हो। ओके फ्रेंड, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार का इतिहास का प्राचीन बिहार। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो टाइम पे मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, प्राचीन बिहार देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग प्राचीन बिहार को कुछ पीरियड्स में डिवाइड किए हैं अपने पढ़ने के हिसाब से कि कौन सा काल पहले आता है और कौन सा काल बाद में आता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पाषाण काल आता है, फिर वैदिक काल और फिर महाजनपद काल, मौर्य वंश और गुप्त वंश, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे पाषाण काल आया, फिर वैदिक काल में चेंज हुआ, फिर महाजनपद काल आया, कैसे कैसे एक के बाद एक पीरियड्स आते जा रहे हैं। तो ये हमारा बिहार का इतिहास है। अगर आपको घटना चक्र का जीएस पॉइंटर, जिसमें मैंने एंशिएंट बिहार को कंप्लीट किया है इन इंग्लिश, अगर आपको वो देखना है तो आप इसी चैनल पर जाइए और एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाकर आप उसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको देखना ही चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको हर एक फैक्ट को अच्छे से आप याद करके जाएं और आपसे एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। तो यहाँ से हम चलते हैं, देख लेते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार का स्रोतों का उपयोग किया गया है। या तो पहला है कि पुरातात्विक स्रोत और फिर एक है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? तो पुरातात्विक स्रोत में ऐसे पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, अगर हम देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, जैसे मुंगेर, चिरांद कहाँ पाया जाता है? सारण में, चेचर वैशाली में, मनेर पटना में एवं सोनपुर सारण में से ताम्र प्रस्तर वस्तुओं एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृद भांड मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये सब क्या है कि ताम्र प्रस्तर वस्तुएं प्राप्त हो रही है, मृद भांड प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं इतिहास को जानने के लिए। तो हम देखते हैं और क्या मिला है पुरातात्विक स्रोत में। तो मौर्यकालीन अभिलेख जैसे लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख, इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया, अभिलेख लिखा गया है, तो वो भी हमारा क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। उसे पढ़कर हम जानते हैं कि अच्छा उस वक्त के सोसाइटी कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, खान पान कैसा था, पहनावा कैसा था और वहाँ के लोगों का थिंकिंग कैसा था। ये सब हमें मौर्यकालीन अभिलेख से मौर्यकालीन काल के बारे में पता चलता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है कि बराबर की गुफाएं। अब हम लोग को कुछ गुफाओं से भी कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। तो कहाँ कहाँ के गुफाएं हैं बिहार में? तो बिहार में बराबर की गुफाएं हैं, राजगीर है, नालंदा है, पाटलिपुत्र है, विक्रमशिला है। तो ये यहाँ से भी हम लोग को कुछ स्मारक प्राप्त हुए हैं और खुदाई से जो भी सिक्के, मन के मूर्तियाँ, ये सब भी प्राप्त होते हैं। ये भी पुरातात्विक स्रोत में ही आते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम लोग साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि कुछ लिखा हुआ चीज़, लिटरेचर टाइप का, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है या कुछ पन्नों पे लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले रामायण है, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं में हम लोग देख लेंगे भगवती सूत्र। ये सब क्या है? ये सब लिखा गया है, लिखा हुआ चीज़ है, हम लोग आज पढ़े हैं इसे। तो ये क्या है? ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। तो इसके अतिरिक्त जैसे अब मान लीजिए कि कोई बाहर से, कोई विदेश से लोग आए हैं इंडिया में घूमने के लिए, तो वो लोग भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे। तो उसे भी हम लोग साहित्यिक स्रोत में देखते हैं। जैसे कि मेगास्थनीज जब आए तो उन्होंने अपना एक बुक लिखा, इंडिका
फाहियान आए, इतिसिंग आए, ह्वेनसांग आए। तो ये लोगों ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा कि कहाँ से कहाँ गए, उस समय का सोसाइटी कैसा था। तो उन लोगों ने लिखा है और आज हम उसे पढ़कर जानते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से भी प्राचीन बिहार का इतिहास पता चलता है। तो कैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें क्या देखने को मिलता है, तो पॉलिटिक्स कैसा था, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम कैसे थे, राजा कैसा था, राजा के वो सप्तांग क्या होते थे, तो ये सब उसमें देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि पहले ज़माने में भी क्या होता था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, ये सब चलते थे। तो यहाँ से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं तो हम पहले पाषाण काल को देख लेते हैं। पाषाण काल में हम लोग 3 तरह से पाषाण काल को डिवाइड किए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ओके फ्रेंड, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो एक ताम्र पाषाण काल आता है। तो ये 4 तरह में हम लोगों ने पाषाण काल को भी डिवाइड किया है। अब हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में मानव क्या करते थे। तो पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक थे और खाद्य संग्रहक थे। तो क्या करते थे, मानव जाते थे कहीं, किसी को कोई अगर जानवर है तो उसको मार कर या फिर कहीं से पेड़ उड़ का फल तोड़ के खाद्य संग्रहक करते थे। और दूसरा है कि दक्षिण बिहार में, तो बिहार में ये सब कहाँ से हमें पूरा पाषाण काल मिलता है देखने को, तो मुंगेर एवं नालंदा से बड़े बड़े और खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। तो उस वक्त के टूल्स जो थे वो भी कैसे थे कि मतलब बड़े होते थे, पत्थर के बने होते थे, उतने नोकीले नहीं होते थे। तो कहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, एकदम याद रखेंगे कि दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं, मुंगेर नालंदा से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों वर्ड याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरा पाषाण काल कहाँ से प्राप्त हुआ है बिहार में, तो मुंगेर और नालंदा से। और लिखा गया है कि ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा वर्ष पुरा के हैं। जो ये कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं, इसको अगर हम लोग कार्बन डेटिंग से देखें हैं तो ये लोग कब के हैं, 1 लाख ईसा वर्ष के हैं। ओके फ्रेंड, तब हमारे मानव कैसे होते थे और आज के मानव कितने एडवांस हो गए हैं। तो अब हम मध्य पाषाण काल में चलते हैं। इस काल में मानव आखेटक भी थे, खाद्य संग्रहक भी थे, और अब इन लोगों ने पशु को पालना सीख गया था कि पशु को मार के ही सिर्फ नहीं खाना है, उसको पाल के उससे और भी कुछ काम निकलवाया जा सकता है। तो पशुपालक भी हो गए थे। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। आज भी लोग कुत्ता को बहुत प्रेम करते हैं, डॉग लवर, कुत्ता को पालते हैं। तो उस वक्त भी मानव लोग का पहला पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार और तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्या था कि यहाँ तेज धार नहीं था पूर्व पाषाण काल में, और लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हो जा रहा है कि थोड़े तेज धार वाले औजार प्राप्त हो रहे हैं। और ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, मध्य काल तो मुंगेर से। देखिए पूर्व पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल कहाँ से, मुंगेर से, और मध्य पाषाण काल भी मुंगेर से प्राप्त हुआ है। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के हैं लगभग। नव पाषाण काल जब हम लोग देखते हैं तो नव पाषाण काल में मानव और एडवांस हो चुके हैं। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गए हैं, मतलब ये एग्रीकल्चर करने लगे हैं, और एग्रीकल्चर जहाँ होता है वहाँ मानव बस्तियाँ का निवास होने लगता है। तो ये क्या होते हैं, एक जगह बस्ती बनाकर रहने लगते हैं और खाद्य को उत्पादक करते हैं। धान उगा लिए, कुछ उगा लिए, तो एक जगह उसको उगाना स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर से खाना हो जाता है। तो ये लोग एक जगह इकट्ठे रहने लगे हैं, तो स्टेबिलिटी आ गया है यहाँ पे। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुए हैं। ओके फ्रेंड, देख लेते हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एकदम याद रखना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इसे छोड़ के जाना है, इसे याद ही रखना। जैसे चिरांद सारण से प्राप्त हुआ है, चेचर वैशाली में था, मनेर पटना में, शेनुआर रोहतास में, दक्षिण बिहार रोहतास में। और यहाँ से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। पहले तो हम लोग सिर्फ पत्थर के औजार बना रहे थे मानव, और अब क्या कर रहे हैं, हड्डियों से भी औजार बना रहे हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। अब ये लोग क्या करते थे, जहाँ रहते थे गुफा में वहाँ पे चित्र भी बनाते थे, नेचुरल कलर्स को यूज कर, जैसे पत्ता उत्ता को ग्रीन कलर बना के एकदम यूज़ कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। इंटरटेनमेंट का स्रोत होता था, और आज हम लोग इसी को पढ़ के सोचते हैं कि हाँ मानव कैसे रहते थे। नेक्स्ट है कि ये अवशेष लगभग 250 ईसा वर्ष के हैं।
ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग जब चलते हैं तो हम देखते हैं एक और काल आता है जिसमें होता है ताम्रपाषाण काल। ये कहाँ कहाँ से मिला है ताम्रपाषाण काल? इसमें ताम्र का भी यूज हो रहा है, पत्थर का भी यूज हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहा गया है ताम्रपाषाण काल। तो ये चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सेनुआर, सेनुआर कहाँ? रोहतास, अभी बताए हैं ऊपर आपको, रोहतास आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र का भी उपयोग होता था। अब जो इंग्लिश के बच्चे हैं अगर उनको ताम्र का मतलब नहीं पता है तो ताम्र मतलब होता है कॉपर। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं, तो हम लोग अब 1000 ईसा पूर्व से तक आ चुके हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ से हम लोग का वैदिक काल स्टार्ट होता है। 1500 से 1000 के बीच में हम लोग को पूर्व वैदिक काल मिलता है और 1000 से 600 के बीच में हम लोग को उत्तर वैदिक काल मिलता है। तो वैदिक काल कैसे स्टार्ट होता है? तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। वैदिक मतलब वेदों पर आधारित इतिहास, तो हम लोग इसको बोलते हैं वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। अगर पूछेगा आपसे कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता बिहार क्षेत्र में था तो नहीं था, याद रखेंगे ये बात को। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो गया? गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। उत्तर वैदिक में मतलब 1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व में, तब हमें उत्तर वैदिक काल बिहार तक पहुंचा, गंडक नदी तक। आगे भी देखते हैं फ्रेंड कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के प्रथम चर्चा, अगर पूछेगा कि कहाँ पे प्रथम चर्चा भौगोलिक क्षेत्र का किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। तो ये कहाँ मिलता है? सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो कि तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र दर्शाता है। तो समझिए फ्रेंड कि जो सबसे पहले अगर कहीं भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा हुआ है बिहार के बारे में तो वो शतपथ ब्राह्मण में है। और इसमें क्या दिखाया गया, किस बात का चर्चा है? तो विदेह के रूप में चर्चा की गई है बिहार का, और विदेह आज का क्या है? तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं ब्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। याद रखेंगे कि जब ऋग्वेद में पूछेगा कि किस शब्द से बिहार को संबोधित किया गया है, तो कीकट और ब्रात्य शब्द से संबोधित किया गया। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा गया है। ये भी याद रखेंगे किस पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा गया है? तो वराह पुराण में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल कब से स्टार्ट होता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, और ये हमें कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, और ऑप्शन में दिया हुआ था अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। तो ये दोनों जगह से हमें मिलती है 16 महाजनपदों की जानकारी। अंगुत्तर निकाय किससे रिलेटेड है बताइए फ्रेंड? बौद्ध धर्म से। और आप भगवती सूत्र को बताएंगे किससे रिलेटेड है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में। तो हम देखते हैं आगे कि 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था। तो कौन कौन 3 था? तो वज्जी या लिच्छवी, मगध और अंग। तो वज्जी कहाँ कहाँ था, किस एरिया में फैला हुआ था वज्जी का एरिया? तो वैशाली, आज का वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। मगध कहाँ कहाँ? तो आज भी मगध का एरिया में पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र आता है। और अंग में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। ध्यान रखेंगे कि 3 महाजनपद बिहार में थे, 16 में से 3 महाजनपद बिहार में थे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वज्जी संघ महाजनपद, तब हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पर हम वज्जी संघ के बारे में पढ़े हैं, तो वज्जी संघ का महाजनपद देख लेते हैं। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, अष्टकुल था। वज्जी संघ क्या था? 8 राज्यों का छोटा छोटा राज्य था और इसका एक संघ था। वज्जी लिच्छवी कौन कौन था 8 में? तो ये भी दिया हुआ है। तो वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। ये पूरा मिला के तो वज्जी महाजनपद था। वज्जी संघ जो था वो महाजनपद था, और छोटे छोटे 8 उसमें जनपद शामिल हुए थे। और वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो लिच्छवी जनपद था। तो लिच्छवी जनपद जो बिहार में था ये सबसे प्रसिद्ध जनपद था, याद रखेंगे। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, आज का हाजीपुर। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? वैशाली। विशाल ने की थी, राजा विशाल ने।
लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। तो याद रखेंगे विदेह और ज्ञात्रिक। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। अगर पूछेगा कि विश्व का, नॉट इन बिहार ओनली, तो कहाँ का, तो विश्व का। अगर पूछेगा कि गणतंत्र, सबसे पहला गणतंत्र कहाँ था, तो बिहार में था। और वो कौन सा था, तो वज्जी संघ या लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र था। एकदम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद। मगध महाजनपद का क्या हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कहाँ था, क्या था। तो देखते हैं, मगध राजनीति, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो इसका जो राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, भौगोलिक, दोनों तरफ से वहाँ पे क्या बह रही है, नदी बह रही है, एक तरफ से गंगा, एक तरफ से सोन। तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद में एक था। और मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, अगर प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो गिरिव्रज या राजगृह थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट है कि मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया का क्षेत्र तक था। और ये पता है आपको, ये पठारी इलाका और यहाँ पहाड़ियाँ मिलती हैं छोटी छोटी। तो यहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ मगध था। और इसका सबसे पहला राजधानी कहाँ था, प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह था। और इसका मगध का विस्तार अगर देखें तो पटना से गया के क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, अगर पूछेगा कि मगध और अंग का जो महाजनपद है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। इसको एकदम याद रखेंगे कि कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। ये सब जो मिलता है, कहाँ मिलता है, प्रथम कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे तो भूलना ही नहीं है। इसे एकदम मतलब क्या कहते हैं कि घोंट के पी जाइए, कि हमेशा याद रहे। ओके फ्रेंड, मगध और अंग महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है, अब आप बताएंगे फिर से कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट हम लोग अंग महाजनपद पढ़ लेते हैं। तो अंग महाजनपद का विस्तार अगर हम लोग देखते हैं तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी। याद रखेंगे कि अंग की राजधानी चंपा। नेक्स्ट है कि अंग का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को अपने में मिला लिया। पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है कि किसने अंग को हराकर उसे मगध में मिला लिया। तो क्वेश्चन का आंसर है बिंबिसार ने। और अंग का अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदत्त। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, महाजनपद। अब देखते हैं कि बिहार में मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश, कौन कौन से कैसे राजवंश आते हैं, मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, उसमें कौन कौन से राजवंश आते हैं। तो हम देखेंगे कि मगध का सर्वप्रथम स्थापना किसने किया था, तो बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था, जरासंध। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध कौन था, तो प्रसिद्ध शासक था। किस वंश का, तो बृहद्रथ वंश का, याद रखेंगे। और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में हराया था। ये महाभारत का टाइम का है कि जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया और उसका वध कर दिया था। और ये कहाँ पे दिया हुआ इसका वर्णन, तो महाभारत में मिलता है हमें। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक सुरक्षित क्षेत्र है। जब 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ तो कहीं से भी बाह्य आक्रमण नहीं हो सकता है, तो ये सुरक्षित क्षेत्र था। और मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से पूरा संपन्न क्षेत्र था। तो यहाँ गंगा नदी बह रही है, पूरा उर्वरक फर्टाइल क्षेत्र है। और क्या है, खनिज है, यहाँ पे पठारी क्षेत्र है तो खनिज भी है। और क्या है कि वन है तो वहाँ से क्या होता है, लकड़ी आ जा रही है, हाथी आ जा रहे हैं। तो ये संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था, अगर पूछेगा बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था, तो रिपुंजय था। रिपुंजय। हम लोगों ने 3 राजाओं के नाम देखे कि बृहद्रथ वंश का जो स्थापना कौन किया था, तो बृहद्रथ ने की थी। उसमें का सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा या फिर प्रसिद्ध राजा कौन था, तो जरासंध था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। इसका हमको कहाँ वर्णन मिलता है, महाभारत में। और मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 2 बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए और आपको एक एक क्वेश्चन याद रहे।
नेक्स्ट है कि हर्यक वंश। तो बृहदत्त वंश के बाद कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश आता है। और ये कब से कब तक रहता है? 544 से लेकर 400 वर्ष ईसा पूर्व तक रहता है। याद रखेंगे, 544 से लेकर 400 वर्ष ईसा पूर्व तक रहता है। नेक्स्ट है कि इस वंश की स्थापना कौन की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 444 ईसा पूर्व में की थी। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखेंगे, इट्स नॉट फॉर हर्यक वंश, ये किसके लिए है? मगध के लिए वर्ड यूज हुआ कि वास्तविक संस्थापक कौन था मगध का? तो बिंबिसार। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था। क्या क्या था? विवाह नीति द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया था। इसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? कौशल। तो कौशल की राजकुमारी थी कौशल देवी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हो गया था। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे कि कौशल देवी के साथ इनका विवाह हुआ था, तो इन्हें क्या मिला था? तो काशी मिला था। आगे है कि उनकी दूसरी पत्नी चेलहना या चेल्लना थी। चेल्लहना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तो क्या क्या याद करेंगे कि दूसरी जो थी इनकी वाइफ, वो लिच्छवी के राजा चेटक की पत्नी थी, पुत्री थी, पत्नी नहीं पुत्री थी। याद रखेंगे, पुत्री थी। और ये कौशल देवी कौन थी? तो कौशल की राजकुमारी थी। तीसरी बीवी जो उनकी थी, तीसरी पत्नी, वो कौन थी? क्षेमा, ये पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। तो 3 वाइफ हो गई, कौशल देवी, चेल्लना और क्षेमा। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। तो किसके साथ है? तो अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ मैत्री का संबंध बनाया था। बिंबिसार ने चंडप्रद्योत के उपचार के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जीवक किसके उपचार के लिए गए थे? तो चंडप्रद्योत के उपचार के लिए गए थे। और इनको किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। और ये किसके राजवैद्य थे? ये भी पूछा जाता है कि जीवक किसके राजवैद्य थे? तो जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे। अब नेक्स्ट क्या है कि बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। और इसके पुत्र ने ही इसकी हत्या कर दी थी बिंबिसार की। और उस पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठता है तो 492 ईस्वी से लेकर 460 ईस्वी तक वो रहता है। ओके, तो बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बनता है। तो हर्यक वंश का शासक सबसे पहले बिंबिसार, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु। इसने अपने पिता को ही मार दिया गद्दी के कारण। और इसका वास्तविक नाम क्या था? तो कुनिक था। इसका वास्तविक नाम कुनिक था अजातशत्रु का। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अपनी काशी वापस ले ली। जो उनको दहेज में मिला था वो प्रसेनजीत ने वापस ले ली। इस कारण से प्रसेनजीत के साथ संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। तो क्या हुआ? इसका मामा के साथ ही लड़ाई हो गया अजातशत्रु का। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी को फिर से अधिकार कर लिया। याद रखेंगे, पहले तो इसने अपने बाप को मार दिया बिंबिसार को। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इसके मामा ने प्रसेनजीत ने जब अपना काशी को वापस ले लेता है तो उसके साथ भी युद्ध करता है और फिर से काशी पर अधिकार कर लेता है अजातशत्रु। इसके बाद अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो जाता है। याद रखेंगे, इसको प्रसेनजीत को हराता है और फिर इसी की पुत्री वजीरा से विवाह कर लेता है। अजातशत्रु ने वज्जीसंघ एवं मल्लों को भी पराजित किया था। तो अजातशत्रु वज्जीसंघ और मल्ल को भी पराजित कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वज्जीसंघ में। वही जिसमें 8 कुल रहता था, अष्टकुल वज्जीसंघ को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बौद्ध से रिलेटेड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया? तो पहला आंसर है अजातशत्रु। कब करवाया? तो 483 ईस्वी पूर्व में करवाया। और कहाँ करवाया? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में करवाया। इसको आप एकदम याद कीजिएगा, 2-3 बार पीछे करके वीडियो सुनिए इसको अच्छे से। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार
460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अब जब अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था तो इसका पुत्र उदयन ने भी क्या किया, अजातशत्रु की हत्या कर दी। और ये कब किया, तो ये 460 ईसा पूर्व में किया। और ये कहाँ मिलता है कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो सिंघल अनुश्रुति के अनुसार। नेक्स्ट है कि सिंघल अनुसूत्री के अनुसार इसका अपना पुत्र की हत्या कर देता है। और उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले आता है, जो कि गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर बसा हुआ था। ओके, तो ये पूछता है कि पाटलिपुत्र कौन स्थानांतरित करता है राजधानी, तो उदयन। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। और नागदशक की हत्या कौन करता है, शिशुनाग। और यहाँ से हमारा शिशुनाग वंश की स्थापना होती है 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व में। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक ये चलता है। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। तो पहले राजगृह था, फिर आया पाटलिपुत्र, फिर गया वैशाली। याद रखेंगे कि शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को भी मगध में मिला लिया। तो ये याद रखेंगे कि अवंती को किसने मिलाया था लास्टली, तो शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। नेक्स्ट है कि 394 ईस्वी पूर्व में क्या होता है कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक क्या बनता है, मगध का शासक बनता है। तो शिशुनाग के बाद कौन है, तो कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया, कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। तो पहले वैशाली था, ये ले गया था शिशुनाग, वैशाली को राजधानी बनाया था। लेकिन जब कालाशोक फिर से शासक बनता है तो ये क्या करता है कि ये पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना देता है। अब कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके टाइम पे होता है, कालाशोक के टाइम पे होता है। कब होता है, 383 ईस्वी में होता है। और आप अभी कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताएंगे कि पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कब हुआ था। ये आपको मैंने इसी वीडियो में बताया है, आप पढ़ते आ रहे होंगे, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्र ने शासन चलाया। जब कालाशोक की मृत्यु हो जाती है तो उसके 10 पुत्र ने शासन चलाया। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन को मारता है कौन, पद्मानंद, महापद्मानंद, और नंद वंश की स्थापना करता है। देखते हैं नंद वंश कब से कब तक था, तो 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक था। महापद्मानंद ने 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। याद रखेंगे महापद्मानंद किसका स्थापना करता है, नंद वंश की। ओके, महापद्मानंद एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बहुत सारे PYQ में पूछा गया है कि एक राट और एक छत्र की उपाधि किसने धारण की थी, तो महापद्मानंद ने। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया, उग्रसेन। ऐसे पूछेगा कि उग्रसेन किसको कहा गया है, तो महापद्मानंद को। ओके फ्रेंड, तो पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। महापद्मानंद को पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि महापद्मानंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में विस्तार किया, मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो किसको किसको हरा दिया था इसने, महापद्मानंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को हराकर मगध का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार किसने किया, सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के समय हुआ। व्याकरण में के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे। क्या थे, पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे। और ये क्या लिखते थे, व्याकरण का बुक लिखे थे। याद रखेंगे फ्रेंड।
और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। घनानंद हुआ और इस घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पे आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। और ये फ्रेंड आपको जीएस पॉइंटर में भी ये पॉइंट मिलेगा, और आप जाकर जीएस पॉइंटर के वीडियो को इंग्लिश में है लेकिन मैंने उसे हिंदी में समझाया है, आप जाकर एक बार उसे ज़रूर सुनेंगे ताकि आपका एंशियंट इंडिया और एंशियंट बिहार एक जगह कंसोलिडेट हो जाए और आपको एक एक क्वेश्चन याद रहे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंदवंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। मतलब मगध का शक्ति इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान क्या ब्राह्मण चाणक्य का अपना अपमान किया था। घनानंद ने चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था उन्हें। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश का पतन यहीं से होता है। ब्राह्मण का अपमान कैसे होता है? ब्राह्मण चाणक्य का अपमान से। और पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और फिर यहीं से एक और नया इतिहास लिखा जाता है मौर्य वंश का। मौर्य वंश 321 से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक था। अब हम देखते हैं कि चाणक्य ने क्या किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की हेल्प से घनानंद की हत्या करवा दी थी। तो अब कौन बनेगा राजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस की कहा, जिसकी पुष्टि कौन करता? पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। तो किसने बताया था कि चंद्रगुप्त इज इक्वल टू सेंड्रोकोटस, कि चंद्रगुप्त ही सेंड्रोकोटस है? ये कौन बताता है? विलियम जोन्स ने बताता है। ओके, इसकी पुष्टि करता है। और जस्टिन और स्ट्रेबो इसे सेंड्रोकोटस कहा था। आगे हम लोग चलते हैं। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में पहचाना। तो सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस दोनों कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। बोलना नहीं है। इस पॉइंट को हम लोग मेंस में लिखते हैं। जब मेंस में क्वेश्चन आता है ना मौर्य वंश के लिए, तो हम लोग ये पॉइंट लिखते हैं कि जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था और जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। और प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यही चाणक्य या कौटिल्य थे। दोनों चाणक्य कौटिल्य एक ही हैं। और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। मतलब गुरु ऐसा हो कि वंश बदल दे, मतलब मौर्य वंश की स्थापना करवा दे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। किसके साथ? सिकंदर का उत्तराधिकारी, जिसको सिकंदर यहाँ पे छोड़ के गया था कि तुम मेरे बदले यहाँ पे राज्य करो, तो राज्य को चलाओ। तो सेल्यूकस निकेटर था, उससे उसने युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। याद रखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र प्राप्त होता है? काबुल, कंधार अफगानिस्तान वाला एरिया, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त होता है। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिए हैं कि ले जाओ 500 हाथी, हमारे पास बहुत जंगल है, हम फिर से हाथी पकड़ लेंगे। तो 500 हाथी को उपहार में दे दिया। और युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कर्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का भी विवाह किससे करवा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से। ओके, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य इतना मतलब प्रतापी राजा था कि इसका सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा दिया, हेलेन कर्नेलिया का। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। सेल्यूकस ने अपना जो राजदूत है मेगस्थनीज, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और मेगस्थनीज यहाँ रहकर इंडिका नाम की एक पुस्तक की रचना करता है, जिसमें पूरा मौर्य के टाइम का कैसा सोसाइटी है ये सब कुछ लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। सोचिए कितना बड़ा एरिया को चंद्रगुप्त मौर्य
मतलब कंट्रोल करता था। तो हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? ईरान में, और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ जाता है। मगध में तो क्या होता है, उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपनी गद्दी को त्याग दिया और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मान्यता दिया था, मतलब वो जैन धर्म को मानता था। कौन मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, इसलिए वो श्रवणबेलगोला बेला में जाता है और वहाँ चंद्रगिरी के पर्वत पर तपस्या करता है। और उसी टाइम पे ये उपवास पद्धति, जिसको संलेखना कहते हैं, जैन धर्म का एक है रिचुअल्स। उसमें क्या होता है कि आप कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, बस खाली तपस्या में रहेंगे और प्राण त्याग देंगे। तो इसने क्या किया था? संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। अब इसके बाद इसका बेटा आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार का हम लोग देख लेते हैं। तो बिंदुसार का जो हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं तो 298 से लेके 272 ईसा पूर्व तक था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात क्या कहते थे? अमित्रघात या सिंहसेन आदि नाम दिया गया था। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन पूछ देगा कि अमित्रघात किसे कहा गया है, तो आप फिर बोलते रह जाएंगे कि क्या, सोचते रह जाएंगे कि मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था, कि अशोक को दिया था, कि बिंदुसार को। तो याद रखेंगे एकदम से कि अमित्रघात बिंदुसार को कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमकस नामक राजदूत को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कौन? तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमकस नाम के राजदूत को भेजा था। राजदूत का नाम था डायमकस और राजा का नाम था एंटियोकस। एकदम कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। तो मिस्र के राजा क्या किसको राजदूत बना के भेजते हैं? तो डायनोसियस को। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विरोध को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। तक्षशिला में विरोध हो गया तो इसने किसको भेजा? अशोक को भेज दिया कि जाओ वहाँ का विद्रोह संभालो। और अशोक जाता है वहाँ पे विद्रोह को एकदम शांत कर देता है मार काट के। ओके, तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और ये जो इसके पिता थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म का अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली गोसाल ने की थी। याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अशोक महान, अशोक द ग्रेट। ओके, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या है अशोक के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड क्या था फ्रेंड कि 259 से लेके 232 तक अशोक ने राज्य किया था। ओके, बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा और इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक को अशोक के नाम से, मतलब इनका रियल नाम से इसको लिखा गया है अशोक। सिंघली अनुश्रुतियाँ जो बुद्ध धर्म से है कि अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सिंघल अनुश्रुतियाँ कहती हैं कि इसने अपने 99 भाइयों को मारा और फिर गद्दी को प्राप्त किया। और अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया। कब किया? अपने शासन के 90वें वर्ष में। कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर दिया। यहीं से इसका हृदय परिवर्तन होता है। मार काट को देखकर ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन किया है। याद रखेंगे कि किसमें किया है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। याद रखेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद किसको अपनाता है? कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म का। अब देखिए इसका पिता जो था, कौन पिता बताइए कौन था? तो बिंदुसारी आजीवक संप्रदाय का था। और इस बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के थे।
तो ये लोग सब धर्म को, बेटा कोई और धर्म को मान रहा है, फिर बाप कोई और धर्म को मान रहा है। यहाँ पे कोई ये नहीं था कि फिक्स नहीं था कि तुम इसी धर्म को मानो। ओके। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावादन के अनुसार उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षुक था, या उसको बोलेंगे बौद्ध क्या बोलते हैं उसको, बौद्धिस्ट गुरु जिसको कहते हैं, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब देख लेते हैं कि क्या क्या अशोक के शासन में महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। तो अशोक के शासन के 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 261 ईसा पूर्व में होता है। ओके। नेक्स्ट है कि 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है। ये 10वें वर्ष में अशोक बोध गया की यात्रा करता है। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करता है। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख का अंकन करता है। धम्म। ओके। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। धम्म महामात्र क्या करते थे कि धार्मिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ को हर जगह फैलाते थे। तो ये नियुक्ति करता है 14वें वर्ष में। 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा करता है और वहाँ का कर मतलब टैक्स को घटाकर 1/8 कर देता है। 8वां का 8 भाग अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 1 भाग ही टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और लुम्बिनी की यात्रा करता है और यहाँ पे इसने क्या करता है, टैक्स को घटा देता है। नेक्स्ट है कि अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका। और वहाँ बोला था कि जाओ तुम लोग दोनों और बौद्ध धर्म का प्रचार करना। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ, 1ली शताब्दी में। तो फ्रेंड देखते हैं कि तीसरी शताब्दी का जो आयोजन होता है, तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है, ये पाटलिपुत्र में होता है। और कब होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 250 BC में होता है। 250 BC में होता है, याद रखेंगे फ्रेंड। और आप बताएंगे कि पहला कब हुआ, सेकंड कब हुआ बौद्ध संगति, और कमेंट में इन दोनों का नाम लिखेंगे। अब देखेंगे कि अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। कब तक, 37 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपलित, दशोन, दशरथ, इनको याद रखेंगे और किसी को याद नहीं रखेंगे, संप्रीति, शालीशुक, देववर्धन, सत्यधनुष और बृहदत्थ थे। और बृहदत्थ इस मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष का था। कितना लंबा शासन किए थे देखिए, 137 वर्ष का शासनकाल था। अब यहाँ से हमारा आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो फ्रेंड अगर आप एंशिएंट इंडिया का GS पॉइंटर नहीं देखे हैं, जो घटना चक्र की आती है, तो आप जाइए और देखिए। इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को डील किया है, एक एक पॉइंटर्स को आपको समझा कर बताया है। और ये अगर आप GS घटना चक्र का GS पॉइंटर कर लेते हैं और इसके साथ ये बिहार का कर लेते हैं, तो आप लगभग मतलब समझ लीजिए 80% ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ आपको PYQ मारना है और टेस्ट सीरीज करना है, ताकि जो भी रहा सहा कसर है वो भी कंप्लीट हो जाए। और इस एंशिएंट इंडिया से कुछ भी क्वेश्चन आए, आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ से देखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, तो ये तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, सोए में भी कोई उठा दे कि कौन था, तो गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि या लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। शाक्य मुनि, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शाक्य मुनि या तथागत किसे कहते हैं, तो इनको बोलते हैं गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज को किसको बोलते हैं, तो गौतम बुद्ध को। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। उनकी माता का नाम महामाया देवी, सौतेली माँ जिनको मौसी कहा गया। उनके मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। और यहीं से इनका नाम पड़ता है गौतम बुद्ध। महामाया देवी का जो मतलब मृत्यु हो जाता है उनके, उसके बाद उनकी मौसी जो उनकी सौतेली माँ होती है गौतम बुद्ध को, वो पालती हैं।
उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था उनका और उनके पुत्र का नाम था राहुल। बौद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी। इससे मतलब ये जो 4 दृश्य थे ये बुद्ध के जीवन को पूरा पलट कर रख देते हैं। जो बुद्ध एक राजकुमार की ज़िंदगी जी रहा होता था वो क्या बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। इस बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि इंसान बूढ़ा होता है तो ऐसा हो जाता है, बीमार होता है तो ऐसा होता है, मरने के बाद तो वो शव बन जाता है, उसमें तो कुछ भी चेतना नहीं होता है। लेकिन ये सन्यासी ये इतना खुश क्यों है, क्योंकि ये सन्यासी है। इसे दुनिया का कुछ भी वो क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज़ उसे डगमगा नहीं सकती है। वो सन्यासी अपने आप में ही क्या है, संपूर्ण है। तो ये देखकर वो बहुत ताज्जुब करते हैं कि एक सन्यासी ऐसा खुश कैसे रह सकता है। तो वहीं से उसने सोचा कि हम ये जो राजकुमार की ज़िंदगी मुझे जीना ही नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं भी बूढ़ा होऊंगा, बीमार होऊंगा और मर जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, सन्यासी का जीवन को स्वीकार किया और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहाँ से वो क्या कहते हैं, तथागत एवं बुद्ध कहलाते हैं। याद रखेंगे, तथागत एवं बुद्ध कहलाते हैं फ्रेंड। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोध गया में होती है। याद रखेंगे, इनका जन्म भी होता है वैशाख पूर्णिमा को, इनको ज्ञान भी मिलता है वैशाख पूर्णिमा को और महापरिनिर्वाण भी होता है वैशाख पूर्णिमा को। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो किस वृक्ष के नीचे होती है, तो पीपल वृक्ष के नीचे होती है। और किस नदी के किनारे अगर पूछ लेता है तो फल्गु नदी के किनारे। और कहाँ पर होती है, बोध गया में। इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, मतलब इसमें मैं 3 स्टार दे देती हूँ। इसे भूलना ही नहीं है, घोट के पी जाना है। तो बौद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है, तो दुख है। तो क्या बोलता है, दुख है तो संसार दुखमय है। संसार क्या है, दुख से भरा हुआ है और दुख समुदाय है। तो बोला है दुख का कारण क्या है, तृष्णा, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। दूसरों को कंपेयर करते हैं कि जो दूसरों के पास है वो भी मुझे ही चाहिए, तो यही होता है दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या है, तृष्णा। लेकिन दुख के लिए निरोध भी है। निरोध का मतलब दुख का निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है और इसके लिए निरोध मार्ग है जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। ओके, तो 4 आर्य सत्य क्या है, दुख है, दुख समुदाय का दुख का निरोध है और निरोध के लिए मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं कौन कौन सा अष्टांगिक मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बिल्कुल से याद रखेंगे। 4 ऑप्शन में 2-3 में ये दे देगा और कुछ पूछ देगा तो आप फिर गलती करके आ जाएंगे, या फिर ये बुद्ध का कुछ और जैन का कुछ मिक्स करके दे देगा, फिर आप गलती कर देंगे। तो इस 8 को याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में क्या होता है, त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न को बोलते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। याद रखेंगे, बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर देते हैं, श्रावस्ती में देते हैं। बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाती है और इसी साल में फर्स्ट बौद्धिक काउंसिल होता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। और ये कहाँ होता है आप कमेंट में लिखेंगे। फ्रेंड, हम बार बार आपको इसलिए लिखने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए और एग्ज़ाम में आए तो आप गलती करके ना हो। और ये 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु कुशीनगर मल्ल में हो जाती है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे जो वैशाली के थे, तथा द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्र थे जो राजगृह के थे। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण क्या क्या होते हैं, तो सत्य बोलना है, असत्य चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, असमय भोजन का त्याग कि कोई भी समय में खाना नहीं खाना, टाइमली खाना खाना है, श्रृंगार प्रस्थानों का त्याग, अहिंसा, अपरिग्रह, कुछ भी धन को जमा करके नहीं रखना है, अपरिग्रह,
नित्य गायन का त्याग, नृत्य और गायन का त्याग कर देना है। हमेशा भगवान की मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन करना है, नृत्य गायन नहीं करना है। कोमल शैया का त्याग, बोले कोमल शैया का त्याग कीजिए, मद्य सेवन नहीं करना है। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक। तो बुद्ध का जो जन्म होता है उसको हम लोग किस प्रतीक से दिखाते हैं, तो कमल से। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल। यौवन का प्रतीक क्या है, साढ़। महाभिनिष्क्रमण मतलब जब गृह को त्याग देते हैं तो उनका प्रतीक क्या है, घोड़ा। घोड़ा पर चढ़कर वो क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, प्रतीक क्या है, घोड़ा। संबोधि, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसका प्रतीक बन जाता है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष। महापरिनिर्वाण, जब उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है तो उसको क्या प्रतीक हम लोग देते हैं, तो पद चिन्ह रहेगा या स्तूप रहेगा। तो ये क्या है, किस चीज़ का, घटना का प्रतीक है, तो महापरिनिर्वाण का। धर्म चक्र परिवर्तन, तो प्रथम जब उपदेश दिए थे तो एक चक्र टाइप का जो प्रतीक होता है उसको हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो चौथी बौद्ध संगति कब होती है, याद रखेंगे, तो ये 72 AD में होती है। कहाँ होती है, तो कुंडल वन कश्मीर में होती है। और किसके टाइम पे होती है, कनिष्क के टाइम पे होती है। ये सब हम आगे भी देखेंगे फ्रेंड, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि बौद्ध का जो बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति कब होती है, तो 72 AD में होती है। इस संगति के बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है हीनयान, जो बोलते हैं परिवर्तन नहीं करना है, जो है जैसा है वैसे रहने दो। और एक होता है महायान, बोलता है परिवर्तन होना ज़रूरी है, समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन होता है। तो ये महायान परिवर्तन को, चेंज को सपोर्ट करते हैं, और हीनयान कहते हैं ना परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के अबंडर वाले शाखा वज्रयान का भी विकास हुआ। 8वीं सदी में क्या हुआ कि एक बौद्ध धर्म में और एक शाखा का विकास होता है, उसका नाम होता है वज्रयान। देख लेते हैं। अब इसमें त्रिपिटक के बारे में बता रहा है कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक में क्या है फ्रेंड, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जो बुद्ध अपने मुख से उपदेश दिए हैं तो उनका कहाँ संकलन है, सूत पिटक में। सबसे बृहद पिटक और जिसका संकलन आनंद ने किया था। आनंद कौन थे, गौतम बुद्ध का चेला थे, अनुयायी थे मतलब। तो ये आनंद कौन थे, गौतम बुद्ध का अनुयायी थे। तो इन्होंने क्या किया था, सूत पिटक का संकलन किया था। विनय पिटक में क्या दिया हुआ, संघ के नियमों का संकलन दिया गया। ये सबसे लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन कौन किया था, उपाली ने किया था। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस ने किया था। किसने किया था, मोगलीपुत्र तिस ने। नेक्स्ट है संगति, देख लेते हैं। बौद्ध संगति या सभा कहाँ हुई थी, तो सबसे प्रथम संगति कहाँ होता है, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में होता है। शासक उस वक्त कौन था, अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। और क्या विशेषताएं थी कि इसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। याद रखेंगे, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति देख लेते हैं, तो 383 ईसा पूर्व में होता है वैशाली में। इसका शासक कौन था, तो इस समय शासक कालाशोक था। और अध्यक्ष कौन था, तो सबाकामी। ओके, नेक्स्ट है किसकी विशेषताएं क्या थी, तो यह महासंघिक एवं स्थाविर के रूप में विभाजन होता है। पहला विभाजन महासंघिक और स्थाविर के रूप में होता है। और तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में किया गया था। तो ये कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाया था। और इसका अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस। और इसका जो है अभिधम पिटक के संकलन किया गया था इसमें। ओके फ्रेंड, चतुर्थ कब हुआ था, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया है कि 72
AD में हुआ था, चतुर्थ वाला। और यहाँ कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष यहाँ के क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड। और महायान और हीनयान में यहाँ पे इसी टाइम पे विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति होना। और बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। पूछेगा कि बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा कौन से कथा में मिलती है? तो दिया रहेगा जातक कथा, और हमें इसे टिक लगाना है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या है। चैत्य है, स्तूप है और विहार है। इन तीनों जगह पर क्या होता है? तो चैत्य ऐसा जगह होता है जहाँ बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है, जैसे टेम्पल टाइप का चैत्य। वहाँ जाके लोग मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं। स्तूप क्या होता है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। स्तूप में क्या होता है? जो अवशेष, जो बुद्ध होते हैं या बोधिसत्व जो होते हैं, उनके अवशेष को उसमें रखा जाता है और स्तूप बनाया जाता है। और विहार क्या होता है? विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। जैन धर्म को देख लेते हैं। हमारा यहाँ तक में बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है, तो यहाँ से हम जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म स्टार्ट है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। कौन थे? ये ऋषभदेव। उन्हें आदिनाथ, ऋषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव अगर नहीं दिया रहेगा और आदिनाथ दिया रहेगा तो इनका सेम नेम है, आदिनाथ, ऋषभनाथ। अब हम देखते हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। कौन थे? इनके पिता अश्वसेन। और कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर पर हुई थी। उन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। कहाँ पे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? संवेद शिखर। और इन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी, जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य मतलब धन का मतलब असत्य मतलब चोरी नहीं करना, और ये अपरिग्रह धन को इकट्ठा नहीं करना। अब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली में हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे ये। और उनकी माता का नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ओके फ्रेंड, तो हम आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी पुत्री थी, उनका नाम था प्रियदर्शनी या अनुजा प्रियदर्शनी। ओके। इनका जो जमात था या दामाद जिसको कहते हैं, उनका नाम था जमाली। ओके। इन्हें 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और बौद्ध ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? इसे कमेंट में आप लोग लिख के बताइए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कितना 42 वर्ष की आयु में कैवल्य के ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ पे होती है? जृंभिक ग्राम रजुपालिका नदी के तट पर होती है, साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन महावीर को कहाँ हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म में 3 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, जैसे कि सत्य, झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, असत्य मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह धन को संग्रह नहीं करना है। और ये 5वां जो होता है ये कौन देते हैं? महावीर स्वामी देते हैं कि ब्रह्मचर्य रहना है, इंद्रियों को वश में रखना है। 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनेकांतवाद, शायदवाद या सप्तांगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म से। पूछ देगा कि अनेकांतवाद या फिर शायदवाद या सप्तांगी ज्ञान का सिद्धांत जो है ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। महावीर स्वामी ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। और बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, वो कहाँ देते हैं? आप इसको कमेंट में लिखिए। आपको मैं ये पढ़ाते आ रही हूँ, आपको बार बार कमेंट में इसलिए लिखने बोल रही हूँ ताकि आप लिखो और आपको अच्छे से याद हो जाए और आपका गलती ना हो एग्जाम में।
जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक देख लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका प्रतीक क्या था? बैल या वृषभ। द्वितीय तीर्थंकर थे अजीतनाथ, इनका क्या था प्रतीक? तो हाथी। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक था सर्प, पार्श्व। याद हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में रेफ है और यहाँ पे भी है, याद हो गया। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी क्या थे? सिंह का प्रतीक रखते थे। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। याद रखेंगे कि महावीर स्वामी और वसु पूज्य ये दोनों तीर्थंकर थे, इनका जन्म बिहार में होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जैन संगतियाँ। तो जैसे बुद्ध में 4 संगतियाँ हुई थी, यहाँ पे क्या होता है? 2 संगति होती है। तो एक 310 ईसा पूर्व में होता है और सीधे एक 512 ईस्वी में होता है। तो प्रथम संगति कहाँ होता है? पाटलिपुत्र बिहार में होता है। शासक उस वक्त कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था और संलेखना पद्धति से प्राण त्याग किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन का विभाजन हो जाता है और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया जाता है। याद रखेंगे, दिगंबर जो थे वो कहते थे कि कोई कपड़ा, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करना है, और श्वेतांबर कहते थे कि नहीं, वस्त्र धारण करना है और श्वेत रंग का वस्त्र धारण करना है। ओके फ्रेंड, दिगंबर जो होते थे वो कहते थे जैसे अंबर खुला हुआ है वैसे ही हर कुछ खुला हुआ है, कोई वस्त्र धारण ही नहीं करेंगे। और द्वितीय जो होता है, द्वितीय जैन संगति कहाँ होता है? तो बल्लभी गुजरात में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे देवर्धि समाज सरवन थे और जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन इसी के टाइम होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो जाती है? तो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो जाता है। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया। दिगंबर जो थे उनको कौन नेतृत्व प्रदान करता है? तो भद्रबाहु। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, ये पूर्ण नग्नता और कठोरता को अपनाते हैं। श्वेतांबर कौन क्या करते हैं? स्थूलभद्र के नेतृत्व प्रदान करते हैं और ये जो है ये श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी और यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर थे, इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया था। शुंग वंश आता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ और वंश बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला है हमारा शुंग वंश। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो क्या किया था कि जो लास्ट मौर्य वंश का जो राजा था बृहद्रथ, उसको हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना करता है 185 ईसा पूर्व में। शुंग वंश जो था ये पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और क्या था, वह बृहद्रथ का सेनापति था, इसीलिए उसको पहले मार देता है और फिर शुंग वंश का स्थापना करता है। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। पूछेगा किसने सेनानी की उपाधि ली थी? तो पुष्यमित्र ने। उसने यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। क्या क्या था? यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि योग दर्शन याद रखेंगे। और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इनका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बनता है। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का लव स्टोरी का वर्णन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इस वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ओके फ्रेंड, कौन था? देवभूति। पहला और अंतिम शासक हमेशा याद रखना है, और उसमें भी कोई अगर प्रतापी शासक है तो उसको तुम रट के जाना है। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। वसुमित्र ने इस देवभूति की हत्या कर दी थी और कण्व वंश का स्थापना किया था। वसुमित्र शुंगों के आमत्य या मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था अंतिम शासक? सुशर्मा। सातवाहन के संस्थापक सिमुक ने क्या किया था? सातवाहन वंश का जो संस्थापक था सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया था। ओके फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं कुषाण वंश।
कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आक्रमण का क्रम कैसे है, याद रखेंगे। हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ऐसे याद कर लेंगे फ्रेंड। ISPK, आई से इंडो ग्रीक, दूसरा शक, पल्लव, कुषाण। कुषाण चीन या यूची तोखरी जाति से संबंध रखते थे। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंध रखते थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो कनिष्क था। इसी के टाइम पे 4th बौद्ध काउंसिल हुआ था। अब देखते हैं कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पेशावर या पुरुषपुर थी एवं मथुरा थी। बाद में कहाँ आता है? मथुरा भी आ जाता है। तो पेशावर और पुरुषपुर भी थी और मथुरा भी थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, वो कनिष्क ने पाटलिपुत्र में विजित किया था। अश्वघोष क्या लिखे थे? बुद्ध चरित्र, याद रखेंगे। कनिष्क के समय गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क के चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवश कश्मीर में किया था। ये सब आपको बताया जा चुका है। कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संबंध चलाया था। याद रखेंगे, शक संबंध, स से शक और स से 7, तो 78 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। जो आज सिल्क मार्ग पे चाइना का आधिपत्य हो रखा है, तो उस समय कौन था? तो कुषाणों का आधिपत्य था। गुप्त वंश देख लेते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। कब की थी? 240 से लेकर 280 तक का था। और ये श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। घटोत्कच कौन क्या लिया था? महाराजा की उपाधि ली थी। फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेकर रहते हैं 335 ईस्वी तक रहते हैं। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। याद रखेंगे, 320 गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। किससे विवाह करता है? कुमार देवी से। और महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। 335 से लेकर 375, यही चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, देखिए, स से समुद्रगुप्त, स से स्मिथ, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नेपोलियन कहकर किसने संबोधित किया था? तो इतिहासकार स्मिथ ने किया था। समुद्रगुप्त पराक्रमक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण किया था। तो क्या? पराक्रमक, अप्रतिरथ। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा कहाँ पे की गई है? हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन। उसने उत्तरा पथ के 9 राजाओं एवं दक्षिण पथ के 12 राजाओं को विजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। तो किसने किया था? कितने को? तो 9 राजाओं को उत्तर पथ में डिफीट किया था और दक्षिण पथ में 12 राजाओं को डिफीट किया था। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। याद रखेंगे, कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके फ्रेंड, समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण मिलते हैं। वैष्णव धर्म को मानता था और अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से लेकर 415 तक राज्य किया था। तो देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। किसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। सब देव यही लोग हैं। तो देवगुप्त, देवराज, देवश्री की उपाधि धारण की थी।
चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी या कुबेर नाग से विवाह किया था। इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी या कुबेर नाग। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रदमन के साथ किया गया था। याद रखेंगे, रुद्रदमन द्वितीय के साथ किसका विवाह किया गया था? तो प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। जो कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। रुद्रदमन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय भारत आया था। तो कब आया था फाहियान भारत, चीनी यात्री? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहा था। 399 से लेकर 414 तक रहा था। चंद्रगुप्त को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र के नाम से संबोधित किया गया। तो कहाँ पे चंद्र के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को संबोधित किया गया? तो मेहरौली स्तंभ में। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। जैसे कौन कौन थे? ये तो एकदम याद रखना, फेवरेट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। कौन कौन? कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, धक्करपर, छनपक, छपनक और भरूची। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती आप संभाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद से स्टॉप करके ये वीडियो को। छपनक और भरूची। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट है कि कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आता है? तो कुमारगुप्त 415 से लेकर 455 तक रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त 415 में शासक बनता है और 55 तक रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त के समय की गई थी। तो कुमारगुप्त ने किसका स्थापना किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का। गुप्त काल में नालंदा विद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्कंदगुप्त। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। पूछेगा हुन का आक्रमण कब हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से खदेड़ दिया। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मल्लेच कहा गया है। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। क्या करवाया? सुदर्शन झील को फिर से मरम्मत करवाया, पुनरुद्धार करवाया स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का। और स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि ली। तो शक्रादित्य की उपाधि किसने ली थी? स से शक्रादित्य, स से स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त मत मार के आ जाएगा, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन था? अंतिम शासक। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो जाता है। और इतिहासकार वी स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। किस कारण से? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण से वी स्मिथ ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी है। अब देखते हैं पाल वंश का थोड़ा सा और वीडियो है फ्रेंड, इसको ज़रूर सुन लीजिए, ख़त्म करके ही उठिएगा। देख लेते हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? गोपाल। और गोपाल ने कहाँ पे की थी? तो बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार वर्तमान में जो बांग्लादेश में है का भी निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो याद रखेंगे सोमपुर और विक्रमशिला। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया त्रिपक्षीय युद्ध में। और धर्मपाल प्रतिहार शासक वज्रराज से पराजित हुआ। क्या हुआ? वज्रराज से धर्मपाल पराजित हुआ। इसके बाद धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वज्रराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने का
धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। क्या किया, कौन सा उपाधि, तो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 में शासक बनता है। देवपाल मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है, याद रखेंगे। और देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में देता है। तो याद रखेंगे, जावा के शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दे देता है। और क्या करता है कि देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। और पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और धीमन और बिटपाल जो थे, ये कौन थे, ये कला करते थे, इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं, कांसे की मूर्तियों के प्रवर्तक माने जाते हैं धीमन और बिटपाल। नेक्स्ट है कि प्राचीन बिहार का इतिहास के विभिन्न वंश और शासक और उसकी राजधानी एक जगह दिया हुआ है, हम देख लेते हैं इसे। तो क्या है, तो वंश जो है या शासक कौन है, तो बृहद्रथ, इसकी राजधानी सबसे पहले कहाँ थी, तो ग्रीव्रज या राजगृह में थी, मगध की प्रथम राजधानी। बिंबिसार गृहवश राजगृह, उदयन ने पाटलिपुत्र लाया राजधानी। शिशुनाग वैशाली, फिर कालाशोक ने क्या किया, पाटलिपुत्र लाया। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, कुषाण की पुरुषपुर या मथुरा, और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, और पाल वंश की राजधानी मुंगेर। प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख साहित्य देख लेते हैं हम लोग कि क्या थे। तो अर्थशास्त्र कौन लिखा था, तो कौटिल्य ने। इसमें क्या है, राज प्रबंध के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये सब दिया हुआ कि कैसे राज्य चलेगा। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य। बुद्ध चरित्र अश्व घोष, बौद्ध धर्म का महाकाव्य है बुद्ध चरित्र। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत देते हैं इसमें। प्रज्ञा पारमिता। शियुकी हुएनसांग भारत की यात्रा के टाइम यात्रा का वर्णन लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है यहाँ पे। मिलिंदपन्हु नागसेन, नागार्जुन और नागसेन अलग है, याद रखेंगे। नागसेन ने मिलिंदपन्हु की लेखक है और ये बैक्टीरियन शासक मियंडर एवं नागसेन के वार्तालापों का संग्रह है। ओके, बैक्टीरियन शासक मियंडर था और नागसेन, ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और यही संग्रह कहाँ पे लिखा गया, मिलिंदपन्हु में। ललित विस्तार बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। ललित विस्तार। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन। महावंश में क्या है, श्रीलंका के राजाओं का वर्णन। और जातक कथाएं क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। पूर्व जन्म की कहानी कहाँ लिखा गया है, तो जातक में लिखा गया है, याद रखेंगे फ्रेंड। और यहाँ तक हमारा एंशिएंट बिहार, प्राचीन बिहार ख़त्म होता है। और फ्रेंड हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे, ताकि आपको जो भी इसके बाद या इसके पहले वीडियो आए हुए हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिले। और आप इसके पहले का सारा वीडियो जाकर देखिए, जिसमें हम लोगों ने बिहार का भूगोल 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास, वो भी फ्रेंड हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, याद कीजिए इससे, और अपने एग्ज़ाम में एकदम फोड़ के आइए। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।